दोस्तों, मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बुढ़ापे की लाठी का सहारा। रसोई घर में स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे और पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था, जिसके कारण कमरे में बैठी हुई जानकी जी की भूख और भी तेज हो गई थी। लेकिन उन्हें मालूम था कि उनके भाग्य में केवल झूठे बर्तनों का ढेर ही आएगा, क्योंकि आज उनकी बहू फिर से यूट्यूब वाली वीडियो बना रही थी। दरअसल उनकी बहू सरिता ने अपनी सहेली की देखा-देखी यूट्यूब पर एक कुकिंग चैनल शुरू किया था। उसकी सहेली ने बहुत ही कम समय में बहुत अधिक लोकप्रियता हासिल कर ली थी और साथ ही साथ अच्छे पैसे भी कमाने लगी थी। इसलिए अब सरिता पर भी लोकप्रियता हासिल करने का भूत सवार हो गया था। आए दिन वह रसोई घर में कोई न कोई नया पकवान बनाया करती और उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला करती। हाँ, यह बात अलग थी कि उसकी वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन बावजूद इसके सरिता की कोशिशें जारी थीं। थोड़ी देर में सरिता पकवान बनाकर जा चुकी थी और अपने बच्चों के साथ उस पकवान का लुत्फ उठा रही थी। और जब जानकी जी रसोई घर में गईं, तो बर्तनों का अंबार लगा हुआ था और वीडियो बनाने के चक्कर में बहू ने रसोई घर का सारा सामान फैला दिया था और सब साफ सफाई की जिम्मेदारी अब जानकी जी की थी। जानकी जी ने सबसे पहले अपने और अपने पति के लिए 4 रोटियां सेकीं। सब्जी का कुकर तो खाली था, इसलिए पिछली रात की बची दाल से ही काम चला लिया और उसके बाद किसी काम वाली बाई की तरह साफ सफाई में जुट गईं। रसोई का काम निपटाने के बाद जब जानकी जी अपने कमरे में आईं, तो देखा उनके पति दयाशंकर जी सो चुके थे। अरे, आप बिना दवाई खाए ही सो गए, जानकी जी ने कहा। लेकिन दयाशंकर जी गहरी नींद में थे, इसलिए जानकी जी ने दोबारा उनसे कुछ कहना उचित नहीं समझा और खुद भी जाकर सो गईं। दरअसल 1 वर्ष पहले दयाशंकर जी को लकवा की बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया था। तब से वह चलने फिरने से भी लाचार हो गए थे, कुछ बोल भी नहीं पाते थे। यहाँ तक कि नित्य कर्म के लिए भी वह अपनी पत्नी जानकी पर आश्रित थे। दिन भर वह अपने व्हीलचेयर पर बैठे रहते और रात के समय जानकी जी की मदद से बिस्तर पर लेट जाते। सारा दिन यह सब काम करते करते जानकी जी की हालत बुरी हो जाती, लेकिन बेटा बहू को उनसे कोई सरोकार ही नहीं था। वो तो बस अपने ही दुनिया में मस्त थे। परंतु अगले दिन सुबह सुबह ही दयाशंकर जी के कराहने की आवाज़ आने लगी, तो जानकी जी ने उनकी ओर देखा। दयाशंकर जी अपना पेट पकड़कर जोर जोर से कराह रहे थे और फिर अचानक ही उन्हें उल्टी हो गई। उनकी हालत ज़्यादा खराब देखकर जैसे ही जानकी जी अपने बेटे के पास जाने लगीं, उसी समय उनका बेटा तैयार होकर उनके पास आया और बोला, माँ, आज बच्चों की परीक्षा का परिणाम है, इसलिए हम बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं। फिर जानकी जी बोली, बेटा देख तो, तेरे पिताजी की हालत बहुत खराब हो रही है। सुबह से 2 बार उल्टी कर चुके हैं और पेट दर्द से बहुत परेशान हैं, जानकी जी ने कहा। इससे पहले कि उनका बेटा कुछ बोलता, बहू सरिता तपाक से बोली, इस उम्र में भी जीभ के स्वाद पर लगाम नहीं रखेंगे तो ऐसा ही होगा। अरे, दिन में 4 बार तो चाय पीते हैं, अब एसिडिटी नहीं होगी तो और क्या होगा। बहू की इस बात पर जानकी जी हैरान रह गईं और सोचने लगीं कि जब खाने में ताज़ी सब्जी ना मिले और बासी दाल खानी पड़े, तो तबीयत तो बिगड़ेगी ही ना। लेकिन बहू के सामने यह सब बातें बोलने की उनमें हिम्मत नहीं थी। तभी उनका बेटा बोला, अरे माँ, 1-2 बार उल्टी भी हो गई तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे बाबूजी। वैसे भी इन सब बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। ऐसा कहकर विनोद अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर निकल गया, लेकिन जानकी जी अपने पति को ऐसी हालत में नहीं देख पा रही थीं। बटुआ खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ 50 रुपए पड़े थे।
वह जल्दी से घर से बाहर निकलीं और पास की ही एक कॉस्मेटिक की दुकान से उनके लिए उल्टी की दवाई ले आईं। अब दयाशंकर जी की तबीयत थोड़ी संभल गई थी, लेकिन बार बार उल्टियां होने के कारण दयाशंकर जी के सभी जोड़ी कपड़े गंदे हो गए थे। लेकिन इतनी ठंड में हाथ से कपड़े धोने का सोच रही थी जानकी जी, जो कपकपी छूटने लगी। बाहर धूप भी नहीं थी, मशीन से कपड़े धोना और सुखाना आसान हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने मशीन में कपड़े धोने के लिए डाल दिए। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही उनकी बहू घर आई तो उन्हें अपनी मशीन में कपड़े धोते देख आग बबूला हो गई। आपकी यह मजाल कि मेरी मशीन में आपने बाबूजी के गंदे कपड़े डाल दिए। ऐसा कहते हुए उसने तुरंत स्विच ऑफ किया और सारे कपड़े निकालकर जानकी जी और दे मारा और कड़कड़ती आवाज में बोली, आइंदा मेरे मायके से आई इस मशीन को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू के व्यवहार पर जानकी जी हैरान रह गईं। वह एक मूर्ति की तरह अपनी बहू को देखती जा रही थीं। लेकिन उससे ज़्यादा हैरानी की बात उनके लिए यह थी कि उनके बेटे के सामने उनकी बहू इनकी इतनी बेतमीज़ी कर रही थी और वह केवल मूक दर्शन बनकर खड़ा था। इतना अपमान झेलकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर किसी तरह जानकी जी ने खुद को संभाला और हड्डियां गला देने वाली सर्दी में ठंडे पानी से कपड़े धोने लगीं। कपड़े भी इतने थे कि धोते धोते उनकी कमर अकड़ गई और सर्दी ने उनका हाल बेहाल कर दिया। जैसे तैसे यह काम निपटा कर वह अपने कमरे में चली गई और बदहवास होकर बिस्तर पर लेट गईं। इतनी ज़्यादा थक गई थीं कि नींद आते पता ही न चला। जानकी जी की कमर अकड़ने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एक और तो दिन भर लगातार काम करते करते जानकी जी का शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। उनके हाथ पैरों में शक्ति नहीं रही थी। तो दूसरी ओर सरिता हमेशा नए नए पकवान बनाकर बर्तनों का अंबार लगा कर रख देती थी। इतना काम करने के बावजूद भी सरिता हर बात पर उन्हें जलील किया करती थी। नींद खुली तो जानकी जी की नज़र घड़ी की ओर गई। 12 बज चुके थे। उसी समय उन्हें ख्याल आया कि अभी तक उन्होंने और उनके पति ने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था। कमजोरी के कारण दयाशंकर जी वापस सो चुके थे। उठकर कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना लेती हूँ। अभी जानकी जी यह सोच ही रही थी कि उसी समय एक कड़कती हुई आवाज़ उनके कानों में पड़ी। अच्छा, आप आराम फरमा रही हैं और वहाँ पूरी रसोई के बर्तन सिंक में पड़े हैं। उन्हें कौन साफ करेगा? जल्दी जल्दी उठिए और हाथ चलाइए, बहुत काम बाकी है। लेकिन बहू, अभी तक तो हमने नाश्ता भी नहीं किया। मुझे तेरे बाबूजी के लिए खिचड़ी बनानी है, उसके बाद मैं बर्तन साफ कर दूंगी। अरे, यह कौन सा समय है नाश्ता बनाने का? अब मेरा वीडियो बनाने का समय है। जल्दी उठो और जितना कहा गया है उतना ही करो। ऐसा कहकर सरिता पैर पटकते हुए चली गई। बेचारी जानकी जी मरती क्या न करती। आखिर अपने कमर के दर्द को भूलकर जल्दी से बर्तन धोने लगीं। आज उनकी मन की पीड़ा असहनीय हो चुकी थी। उनके हृदय में तूफानों की आंधी चलने लगी। सोचने लगी, आज बहू ने सारे गंदे कपड़े उठाकर मुझ पर दे मारे, और वह भी मेरे बेटे के सामने। यह दिन देखने के पहले मैं मर क्यों नहीं गई। सोचते सोचते जानकी जी अपने अतीत की गहराइयों में गोते खाने लगीं। अपने मायके में 4 भाइयों की लाडली हुआ करती थी। कभी दुख की आंच भी मेरे नजदीक न आने पाती थी। ससुराल में पैसे की कमी होने के बावजूद मैंने एक बहू, एक पत्नी और माँ का फर्ज कितने अच्छी तरीके से निभाया था। दिन भर सास ससुर की सेवा करती, कभी कुछ कह भी देते थे तो पलटकर जवाब नहीं देती थी। विवाह के 5 वर्षों के बाद भी गोद सुनी थी, तो कहाँ कहाँ इलाज नहीं करवाया था मैंने। उसके बाद कहीं जाकर विनोद का जन्म हुआ था। कितने नाजों से पाल कर बड़ा किया था हमने अपने बेटे को। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने अपने गहने तक भी बेच दिए थे। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद विनोद नौकरी नहीं करना चाहता था।
बिजनेस शुरू करना चाहता था, जिसके लिए उसे लाखों रुपए की ज़रूरत थी। और उसके कहने पर उसके पिता ने अपनी ज़मीन बेचकर उसके बिजनेस के लिए भी पैसे जुटा दिए। जब उसका काम चलने लगा तो ऐसे लगा कि सारे बलिदान सफल हो गए। फिर बड़े अरमानों से उसकी शादी करके अपनी बहू को इस घर में लेकर आई थी। सब कुछ कितना अच्छा था, बेटा बहू हमारा कितना ख्याल कर रखते थे। विनोद हर काम अपने पिताजी से पूछकर किया करता था और बहू कभी कोई कड़वी बात नहीं निकालती थी अपने मुंह से। लेकिन 1 वर्ष पहले अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण विनोद के पिता लकवाग्रस्त हो चुके थे। फिर तो अचानक सब कुछ बदल गया। विनोद को तो अपने बीमार पिता की दवाइयों पर पैसे खर्च करना भी फिजूल लगता था, जिस कारण उनका ढंग से इलाज भी न हो पाया। हमें क्या पता था कि जिस बेटे पर हम जब अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, वही बेटा हमें यह दिन दिखाएगा कि एक ही घर में रहते हुए हमारे खैर खबर तक नहीं लेगा और बस पत्नी की गुलामी में लगा रहेगा। और आज तो बहू ने मेरे साथ इतनी नीच हरकत कर दी कि अब तो ऐसा लगता है कि काश यह धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाती। जब अपना खून ही हमारी व्यथा नहीं समझता तो बहू तो फिर भी पराए घर से आई है। मेरे भाई फ़ोन करके मेरा हाल चाल पूछते हैं तो उनसे भी अपने दिल की पीड़ा छिपा जाती हूँ। और बताऊँ भी क्या कि मेरा अपना ही खून मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। इसमें बदनामी तो अपनी ही है। अगर मैं अकेली होती तो कब से अपने जीवन लीला समाप्त कर चुकी होती। मेरे जाने के बाद मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा, यह सोचकर हमेशा खुद को रोक लेती हूँ। स्वयं से ही बातें करते हुए जानकी जी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उधर दयाशंकर जी भी कुछ कर तो नहीं सकते थे, लेकिन अपनी लाचारी और अपनी पत्नी की हालत पर आंखों से आंसू बहाते रहते थे। आज का नाश्ता भी बड़ी मुश्किल से कहीं जाकर शाम को नसीब हो पाया था उन दोनों को। अगली सुबह जब जानकी जी उठी और सहारा देकर दयाशंकर जी को उठाने लगीं, तो देखा उनका शरीर गर्म पड़ रहा था और माथा भट्टी की तरह तप रहा था। उनकी हालत देखकर जानकी जी परेशान हो गईं। जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो देखा बेटा बहू अपने बच्चों के साथ तैयार होकर कुछ बैग लेकर अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। उन्हें देख जानकी जी हैरान रह गईं। बेटा कहीं जा रहे हो क्या? जानकी जी ने पूछा। तो विनोद ने कहा, हाँ माँ, बच्चों की परीक्षा के बाद आजकल उनकी छुट्टियाँ चल रही हैं, इसलिए हम 5-4 दिनों के लिए शिमला घूमने जा रहे हैं। तभी जानकी जी ने कहा, लेकिन बेटा तुम्हारे पिताजी की हालत तो ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, बहुत तेज बुखार चढ़ा है। फिर विनोद ने कहा, माँ आप समझती क्यों नहीं हैं? इस उम्र में यह सब तो चलता ही रहता है। हमारी टिकट्स बुक हो चुकी हैं और आप लोगों के कारण हम अपना घूमने का प्लान तो कैंसिल नहीं कर सकते ना। तभी गेट पर खड़ी सरिता की आवाज़ आई, अरे अब जल्दी कीजिए, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। इन लोगों का तो यूं ही लगा रहेगा। हाँ हाँ बस अभी आया। ऐसा कहते हुए विनोद बैग उठाकर चलता बना। जानकी जी स्तब्ध सी दरवाजे की ओर देखती रह गईं, जबकि बेटा बहू वहां से जा चुके थे। नाश्ता बनाने के लिए रसोई घर में गईं तो देखा कि न तो रसोई घर में आटा पड़ा था और न ही कोई दाल, और न ही फ्रिज में कोई सब्जी रखी थी, और कुछ खरीदने के लिए जानकी जी के पास पैसे भी नहीं थे। जब से दयाशंकर जी बीमार हुए थे, तब से जानकी जी पैसों से भी लाचार हो चुकी थीं, क्योंकि उनका बेटा कभी उनके हाथ में एक पैसा भी नहीं देता था। अपने बच्चों के व्यवहार और अपनी किस्मत पर जानकी जी फूट फूट कर रोने लगीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, लेकिन खाने का इंतजाम तो करना ही था, तो कुछ सोचकर किराने की दुकान पर चली गईं और दुकानदार को थोड़ा सा राशन का सामान उधार देने को कहा, तो दुकानदार ने साफ इनकार कर दिया।
लेकिन खाली हाथ वापस भी नहीं लौट सकती थीं। तभी उनके दिमाग में कुछ ख्याल आया और फिर खुद से ही बोल उठीं, कभी सोचा नहीं था कि ऐसी भी नौबत आएगी, लेकिन हालात को देखते हुए और कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा। थोड़ी देर में उन्होंने अपनी पड़ोसन के घर का दरवाज़ा खटखटाया और पड़ोसन से बोली, अरे कमला बहन, 500 उधार मिलेंगे क्या? वह क्या है ना कि मेरे बेटा बहू तो बाहर घूमने गए हैं। वह मुझे पैसा तो देकर गए थे, लेकिन बुढ़ापे का दिमाग है, याद ही नहीं रहता कि कहाँ रख बैठी। जब बेटा बहू आएंगे तो उसी समय आपको लौटा दूंगी। कोई बात नहीं जानकी बहन, लौटाने की जल्दी मत करना, जब सहूलियत हो तब लौटा देना। ऐसा कहते हुए कमला ने उन्हें 500 पकड़ा दिए। तब कहीं जाकर वह खाना पकाने के लिए कुछ राशन का सामान जुटा पाईं और दयाशंकर जी के लिए बुखार की दवाई भी खरीद कर ले आईं। घर पहुंचकर जल्दी जल्दी से खाना बनाया और बीमार पति को खिलाया। लेकिन जब स्वयं भोजन करने बैठी तो पहला निवाला मुंह में लेते ही जोर जोर से रोने लगी। आज उनके सब्र का बांध टूट चुका था। फिर जानकी जी को याद आया कि उनके भाइयों ने कितनी बार उन्हें कहा था कि एक बार हमारे साथ दिल्ली चलो, हम वहाँ किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवा देंगे। लेकिन बेटे ने हर बार यह कहकर मना कर दिया कि बड़ा शहर है और बड़े शहर के बड़े अस्पतालों में खर्च भी अच्छा खासा होगा। पूरी तरह परेशान होकर जानकी जी एकाएक खुद से ही बोल उठीं, आज तक तो मैं इस कारण से चुप रही कि अगर किसी से हालचाल बांटूंगी तो अपना ही बेटा बदनाम होगा। लेकिन आज पानी सर से ऊपर जा चुका है। दिन भर काम वाली बाई की तरह झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी भी नसीब न हो पाती। इतना त्याग करने के बाद भी इस घर में माँ बाप की कोई कद्र नहीं है। हमारी उपस्थिति या अनुपस्थिति से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब बहुत हो चुका, बहुत कर ली बेटे ने अपनी मनमानी, और बहुत नचा लिया बहू ने मुझे अपनी उंगलियों पर। सोचते हुए जानकी जी अचानक अपने आंसू पोंछकर उठ खड़ी हुई और अपने बड़े भाई राजेश को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन पर अपने पति दयाशंकर जी की हालत के बारे में बताया तो भाई ने कहा, तुम आज ही हमारे साथ दिल्ली चलोगी। आप दोनों को हम अपनी गाड़ी में ही बिठा कर ले चलेंगे। यहाँ मेरी पहचान का एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, जीजा जी का इलाज यहीं से करवाएंगे, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। भाई से बात करने के बाद जानकी जी अपने और अपने पति के कपड़ों का बैग तैयार करने लगीं और साथ में उन्होंने अपने घर के कागजात भी रख लिए। शाम हुई तो दरवाजे पर घंटी बजी। जानकी जी ने दरवाज़ा खोला तो उनके दोनों बड़े भाई उनके सामने खड़े थे। इतने समय के बाद किसी अपने को सामने देखकर जानकी जी बहुत खुश हो गईं। थोड़ी देर बाद जब सारी पैकिंग करके अपने पति के साथ भाई की गाड़ी में बैठीं तो उनका हृदय में अपने घर को देखकर एक हुक सी उठी, क्योंकि जिस दिन से जानकी जी इस घर में बहू बनकर आई थीं, उस दिन से लेकर आज तक वह कभी ऐसे सामान के साथ अपने मायके नहीं गई थीं। ससुराल की जिम्मेदारियां निभाते हुए कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई थी कि वह रहने के लिए मायके जाएं। जाती भी तो एक दिन के भीतर वापस लौट आती। जानकी के सेवा भाव को देखकर उसके सास ससुर भी कहते थे, हमारी इतनी सेवा करती है, देखना बहू, तेरी भी बहू तुझे तेरी भरपूर सेवा करेगी। अपने बड़ों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सोचकर जानकी जी की आंखें फिर से भर आईं। फिर मन ही मन बोली, न जाने कौन से जन्म में ऐसे बुरे कर्म किए थे जो मेरे नसीब में ऐसा बेटा बहू लिखे थे भगवान ने। लेकिन बच्चों के ऐसे रवैये से अब उनकी सहनशक्ति समाप्त हो चुकी थी। मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन ठोस कदम उठाना ज़रूरी भी था। घर से निकलने से पहले उन्होंने पड़ोसियों को दिल्ली जाने
के बारे में बता दिया था। अपने मन को समझाते हुए वह पति के साथ अपने भाई के घर दिल्ली आ गईं। जानकी जी के चारों भाई एक बड़े से घर में एक साथ रहा करते थे। सबके बच्चों की शादियां हो चुकी थीं। जानकी जी और दयाशंकर जी के घर में जाते ही भाभियां अपनी नंद को देखकर बहुत प्रसन्न हो गईं और घर की बहुएं उनकी आओ भगत में लग गईं। दीदी, आप इतने समय बाद आई हैं, आपको देखकर आज मन खुश हो गया। ऐसा कहते हुए उन्होंने सोफे पर बिठाया, लेकिन जानकी जी अभी तक अपने विचारों में गुम थी। उन्हें इस तरह परेशान देखकर उनके दूसरे भाई पूछने लगे, क्या हुआ दीदी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुम्हारे जीजा जी बीमार रहते हैं ना, तो उनकी सेहत को लेकर ही थोड़ी चिंतित रहती हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने बात को टाल दिया। रात को सबने मिलजुल कर भोजन किया। आज बहुत समय बाद जानकी जी और दयाशंकर जी ने सुकून और इत्मीनान के साथ खाना खाया था। सब लोग एक साथ बैठे हुए अपने बचपन की बातें को याद करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। सबके साथ बैठकर जानकी जी आज खुलकर हंस रही थीं, लेकिन रह रहकर उनके मन को उनकी बहू का व्यवहार कचोटने लगता और वही दृश्य बार बार उनके मानस पटल पर उभरने लगता। जब उनकी बहू ने गंदे कपड़े उठाकर उन पर दे मारे थे, बहू की तीखी बातें रह रहकर उनके दिल पर न जाने कितनी बार वार कर रही थीं। रात को आरामदायक बिस्तर पर भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते बदलते सारी रात बीत गई। सुबह कहीं जाकर उन्हें थोड़ी सी नींद आई। अगले दिन राजेश जी दयाशंकर जी को लेकर दिल्ली के एक बहुत बड़े अस्पताल में गए। वहाँ के डॉक्टर से उनकी अच्छी जान पहचान थी, तो नंबर भी तुरंत आ गया। पूरी जांच और टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने उसी दिन से इलाज शुरू कर दिया। 5 दिन बीत चुके थे। सब लोग जानकी जी और दयाशंकर जी का अच्छे से ख्याल रख रहे थे। उधर बेटा बहू जब 5 दिनों बाद वापस घर लौटे तो देखा घर में कोई नहीं था। आखिर माँ पिताजी कहाँ चले गए। विनोद हैरान होते हुए बोला। तभी सरिता बोली, अरे और कहाँ जाएंगे, आपके पिताजी को बाहर निकलने का मन होगा तो माँ जी उन्हें व्हीलचेयर पर घुमाने ले गई होंगी, थोड़ी देर तक वापस आ जाएंगे। लेकिन जब काफी देर तक हो गया तो विनोद के मन में शंकाएं घर करने लगीं। कहीं पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं हो गई। ऐसा सोचते हुए जब उसने आस पड़ोस में पूछा तो पड़ोसियों ने बताया कि उनके भाई दिल्ली से अपनी गाड़ी में आए थे और वह दोनों उनके साथ ही चले गए। चलो कुछ दिनों के लिए उनसे छुटकारा मिला। ऐसा सोचते हुए बेटा बहू ने सुकून की सांस ली। अब जानकी जी और दयाशंकर जी को दिल्ली आए 15 दिन हो चुके थे और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे ही दयाशंकर जी की हालत में भी सुधार आने लगा था। अब वह थोड़ा थोड़ा बोलने लगे थे और उनके शरीर के अंग भी थोड़ा काम करने लगे थे। यह देखकर जानकी जी को थोड़ी तसल्ली हुई, परंतु यहाँ रहते हुए जानकी जी अंदर ही अंदर घुट रही थीं। कभी कभी बैठे हुए आंखों से आंसू बहाने लगतीं और सोचने लगतीं, आखिर भाइयों के घर भी कब तक बोझ बनकर रहूंगी। भाभियाँ मेरे बारे में क्या सोचेंगी। राजेश जी अपनी बहन जानकी को बड़े करीब से जानते थे। एक दिन उन्हें उदास बैठकर देखा तो उनके पास आए और उनकी ओर गौर से देखते हुए बोले, जानकी, तुम्हारा हंसता खिलखिलाता चेहरा कितना मुरझा सा गया है। मुझे मालूम है कि कोई बहुत बड़ी परेशानी तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अपने भाई को नहीं बताओगी। तभी जानकी जी उनके कंधे पर सर रखकर रोने लगीं और बोलीं, क्या बताऊं भैया, मुझ पर क्या बीत रही है। अरे पागल, हम लोग किस लिए हैं, तेरे भाई अभी जिंदा हैं, राजेश जी ने कहा। तो जानकी जी ने सारी बात उन्हें कह सुनाई। जानकी, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें बताया तक नहीं। इतना पराया समझ लिया था अपने भाइयों को।
खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे भाई सब कुछ संभाल लेंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी बहन को हौसला दिया। फिर जानकी जी उन्हें अपने घर के कागज़ दिखाए। राजेश जी का बेटा एक बहुत बड़ा वकील था, इसलिए उन्होंने इस बारे में अपने बेटे के साथ बैठकर विचार विमर्श किया। कुछ दिन और बीते तो विनोद और उसकी पत्नी सरिता भी मामा जी के घर आ पहुँचे। विनोद गुस्से में अपनी माँ से बोला, माँ, आप लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या कोई अपने बेटा बहू पर भी केस करता है? और ऊपर से घर खाली करने के लिए भी आपने हमारे पास नोटिस भेज दिया। फिर सरिता बोली, अरे माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं वह तो उनका फ़र्ज़ होता है। अब अगर हम अपने बच्चों पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि उनके बड़े होने पर हम उन पर केस करके उनका वह पैसा वापस लेंगे। फिर विनोद बोला, माँ, यह कदम उठाकर आपने अच्छा नहीं किया। सारा समाज आप पर थू थू करेगा। फिर जानकी जी, जो अभी तक अपने बेटे बहू की बातें सुन रही थीं, अचानक चुप्पी तोड़ते हुए बोली, हाँ बेटा, यह बात तो तुमने सही कही। बदनामी तो होगी, लेकिन मेरी नहीं तुम्हारी बदनामी होगी। तुम शायद यह भूल रहे हो कि तुम्हारी माँ होने से पहले मैं एक पत्नी हूँ। अपने बेटे होने का फ़र्ज़ तुम तो भूल चुके हो और पिता से सब कुछ हथियाने के बाद जब वह बीमार पड़े और उनके इलाज पर पैसा खर्च करने की बात आई तो तुमने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि बुढ़ापे में ऐसी परेशानी हो तो लगी रहती हैं। और तो और बहू मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करती है, वह भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। इतना कहते कहते जानकी जी की आंखों से आंसू झलक पड़े। फिर सरिता ने कहा, ठीक है, अगर आप हम पर केस कर सकती हैं तो हम भी शहर का बड़े से बड़ा वकील करेंगे और केस जीत कर दिखाएंगे। ऐसा कहकर वह अपने पति विनोद को लेकर चली गई। लेकिन राजेश के वकील बेटे का दबदबा इतना था कि विनोद और सरिता का केस लड़ने के लिए शहर का कोई बड़ा वकील तैयार ही नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से उन्हें अपना केस लड़ने के लिए एक वकील मिला। अदालत में जज साहब ने दोनों पक्षों की बात सुनी। राजेश जी के वकील बेटे ने पूरे विस्तार से जज साहब को बताया कि किस तरह माता पिता ने अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने बेटे को उसके पैरों पर खड़ा किया था और आज उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। सारी बात सुनकर जज साहब बोले, आज मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा है कि माता पिता ने अपने बेटे बहू पर इसलिए मुकदमा दायर किया कि बेटे को पढ़ा लिखा कर सेटल करने के बाद भी वह अपने माता पिता की जिम्मेदारियां नहीं उठा रहे हैं और साथ साथ बहू के द्वारा उन्हें आए दिन प्रताड़ित भी किया जाता है, जो कि सरासर अमानवीय है। विनोद और सरिता को फटकार लगाते हुए जज साहब ने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या यही दिन देखने के लिए आपके माता पिता ने अपना पेट काटकर आपके भविष्य को उज्जवल बनाया था ताकि आप उनकी जिंदगी नर्क बना दें? आज के इस केस का फैसला आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक बनेगा, क्योंकि जो सताने माता पिता की उत्पीड़न करते हैं उन पर कभी रहम नहीं किया जा सकता। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने उन्हें आदेश दे दिया कि बेटा बहू 10 दिनों तक के भीतर अपने माता पिता के मकान को खाली करें और साथ ही उनके खर्च के लिए 3 लाख रुपए दें और यदि वह ऐसा करने में आनाकानी करते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालत का फैसला सुनते ही सरिता और विनोद की हवाइयां उड़ गईं। वे तुरंत अपनी माँ और पिता के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। आपके साथ रहकर हम आपकी खूब सेवा करेंगे। लेकिन जानकी जी और दयाशंकर जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया, केवल इतना ही कहा कि अब हम अपनी ज़िंदगी सुख शांति से गुजारना चाहते हैं और यही हमारा अंतिम फैसला है।
उधर उसे पूरे केस को मीडिया द्वारा कवर किया जा रहा था। सभी लोकल और नेशनल न्यूज़ पर लाइव दिखाया जा रहा था कि बेटा बहू अपने माँ बाप के साथ किस तरह का व्यवहार करते थे। सरिता अपने यूट्यूब वीडियो में तो मशहूर ना हो सकी, लेकिन अपनी गलत हरकतों की वजह से पूरे देश में बदनाम ज़रूर हो गई थी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करें।